हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा फाइनल सी के एफआर सब्जेक्ट से केस सिनेरियोस। स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 26। स्ट्रेट अवे मैं केस पे आता हूँ। नारायण लिमिटेड रिक्वायर्स टू कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। ये हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कनेक्टेड है। हमें टैक्स एक्सपेंस फाइंड करना है फॉर ईच क्वार्टर, अश्यूमिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम एंड एस्टिमेटेड अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे डिफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। चलिए, तो इंडेक्स 2034 पे आते हैं। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। एज पर इंडेक्स 34 दो व्यू होता है अकाउंटिंग करने का। क्वार्टर में अकाउंटिंग करने का दो व्यू होता है, एक होता है डिस्क्रीट व्यू और एक होता है इंटीग्रल व्यू। डिस्क्रीट व्यू हम जब करते हैं तो हम इन दैट सिनेरियो हम क्वार्टर को सेपरेट मानते हैं, और हम जब इंटीग्रल व्यू करते हैं तो हम क्वार्टर को पार्ट ऑफ अ ईयर मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो मेरा पार्ट ऑफ अ ईयर है, पार्ट ऑफ अ ईयर। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम इंटीग्रल व्यू में हम ये ध्यान रखते हैं कि ईयर पे क्या इंपैक्ट होगा, अकॉर्डिंगली हम क्वार्टर का इंपैक्ट लाते हैं। वेराज डिस्क्रीट व्यू में हम क्वार्टर को सेपरेट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है से क्वार्टर टू में, तो हम उसे क्वार्टर टू में रिकॉर्ड करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में भी तो उसका बेनिफिट आएगा। तो डिस्क्रीट व्यू का जब अकाउंटिंग होता है तो उसमें उसमें हम खाली क्वार्टर के एंगल से देखते हैं। वेराज इंटीग्रल व्यू में हम क्वार्टर को पार्ट ऑफ द ईयर मानते हैं। ईयर में क्या होगा वो ध्यान रख के हम क्वार्टर का अकाउंटिंग करते हैं। एज सच मोस्ट ऑफ द चीजें, सब चीज डिस्क्रीट व्यू के हिसाब से ही अकाउंटिंग किया जाता है। पर टैक्स एक ऐसा चीज है जहां पे हमें इंटीग्रल व्यू लेना होता है। हमें पार्ट ऑफ द ईयर मानना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि ये जो क्वार्टर है वो पूरी ईयर का एक हिस्सा है, और ईयर में जो होगा उसके हिसाब से क्वार्टर में होगा। तो ये इंटीग्रल व्यू चलता है टैक्स का। चलिए, तो यहाँ पे इनकम क्या दिया है हमें, एस्टिमेटेड ग्रॉस इनकम 33 लाख है, इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन 8 लाख। उसमें कैपिटल गेन 8 लाख है, और बाकी क्वार्टर के इनकम दिए गए, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, और क्वार्टर फोर। टैक्स रेट दिया गया है ऑन कैपिटल गेन 12% और ऑन अदर इनकम पहले 5 लाख पे 30% और फिर बैलेंस इनकम पे 40%। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वार्टर का टैक्स फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले ईयर का रेट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पे इंटीग्रल व्यू लिया जाता है। टैक्स पे इंटीग्रल व्यू लिया जाता है। तो ये है हमारा इनकम 33 लैक्स। इसका दो ब्रेकअप करेंगे, कैपिटल गेन और हमारा अदर इनकम। कैपिटल गेन है 8 लैक्स, तो मेरा अदर इनकम हो गया 25 लैक्स। और टैक्स रेट क्या है, पहले 5 लैक्स पे 30% और बैलेंस पे 40%। तो हम पहले वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे। वेटेड एवरेज टैक्स रेट, तो पहले 5 लैक्स पे टैक्स लगेगा 30% और बैलेंस पे 40%। 5 लैक्स पे 30% और बैलेंस इनकम जो हमारा है 20 लैक्स, क्योंकि टोटल 25 है। उसका दो ब्रेकअप, 5 लैक्स उसका 30% और बैलेंस 20 लैक्स पे हम चार्ज करेंगे 40%। तो ये हमारा टोटल टैक्स हो गया। डिवाइड बाई, अगर हम टोटल इनकम करेंगे तो हमें एक टैक्स रेट मिलेगा। 5 लैक्स का 30% दैट इज 1,50,000। 20 लैक्स का 40% 8 लाख, टोटल 9,50,000। तो 9,50,000 डिवाइड बाई 25 लैक्स, 9,50,000 डिवाइड बाई 25 लैक्स। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट पूरे साल के लिए। हमारा एवरेज रेट 38% है। अब हम क्वार्टर वाइज जाएंगे। तो क्वार्टर वन में क्या इनकम है हमारा, क्वार्टर वन में हमारा इनकम है 7 लाख। तो हम 7 लाख पे जब टैक्स चार्ज करेंगे तो 38% पे करेंगे। दैट इज 2,66,000। तो ये हमारा Q1 का टैक्स आ जाएगा। अब हम क्वार्टर टू का टैक्स फाइन करेंगे। क्वार्टर टू का इनकम है 8 लैक्स। तो 8 लैक्स पे 38%, तो 8 लैक्स का 38% इज 3,04,000। फिर क्वार्टर थ्री में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि क्वार्टर थ्री में कैपिटल गेन भी है। टोटल 12 लैक्स पर 8 लाख तो कैपिटल गेन ही है, और कैपिटल गेन पे चार्ज करना है 12%। तो 8 लाख पे 12%, 8 लैक्स पे 12%, और बाकी का जो बचा 4 लाख, 4 लैक्स पे हम चार्ज करेंगे नॉर्मल 38% टैक्स। तो 8 लाख का 12% और 4 लाख पे 38%, टोटल टैक्स हो गया 2,48,000। चलिए नेक्स्ट वन।
और क्वार्टर फोर का इनकम 6 lakhs है, क्वार्टर फोर 6 lakhs, तो 6 lakhs पे 38%, दैट इज 2,28,000। चलिए डन। इससे कनेक्टेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द वेटेड एवरेज रेट, वो तो हमने 38% कैलकुलेट कर दिया था। एंड व्हाट विल बी द टैक्स एक्सपेंस फॉर क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर का पूछा गया है। तो 2,48,000 एंड 2,28,000, 248 एंड 228, ये सी 248 228। चलिए डन विद दिस वन, आगे जाते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, दैट इज 115, इंडेस 115 से कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं। C Limited is a construction company. It enters into a contract with the customer E to build an asset. Depending on when the asset will be completed, C will receive either 1,10,000 और 130। दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं ऑन टाइम तो हमें 130 मिलेगा, जिसका चांस 90% है। और अगर हम प्रोजेक्ट डिले करते हैं तो 110 मिलेगा, जिसका चांस 10% है। और ऑब्वियसली ये हमें इसमें कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, ये वेरिएबल कंसिडरेशन से कनेक्टेड है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक डिस्कशन किया था कि वेरिएबल कंसिडरेशन में हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, और एस्टिमेट करने का दो तरीका होता है। या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, या तो मोस्ट लाइकली। एक्सपेक्टेड वैल्यू कब लिया जाता है, जब दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है, सॉरी दो नहीं, दो से ज्यादा, आई मीन मोर देन टू पॉसिबिलिटीज होगा तो हम एक्सपेक्टेड लेते हैं। और अगर दो ही पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज है, तो हम मोस्ट लाइकली लेते हैं, मोस्ट लाइकली मेथड यूज करते हैं। तो इस केस में दो ही मेथड है, तो जब दो मेथड होता है तो हम मोस्ट लाइकली यूज करेंगे। तो और मोस्ट लाइकली में क्या है, ये स्टैंडर्ड ने हमें गाइडलाइंस दिया है, एक हेल्प किया है कि भाई इस तरीके से तुम्हें करना है, कौन सा मेथड कब यूज करना है। तो इस सिनेरियो में दो ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम विल गो फॉर मोस्ट लाइकली। और मोस्ट लाइकली में जिसका ज्यादा परसेंटेज हम वो लेते हैं, तो हमारा इनकम होगा 130। इसमें ध्यान रखना है कि तुम्हें 1,30,000 इंटू 90% नहीं करना है, इंटू 90% ये नहीं करना है। मोस्ट लाइकली में जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है हम स्ट्रेट अवे वो इनकम ले लेते हैं। जैसे इसमें 1,30,000 है ज्यादा, तो हम स्ट्रेट अवे 1,30,000 ले लेंगे, और हम उसका 90% नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड किया होता तो फिर 1,30,000 इंटू 90% एंड 1,10,000 इंटू 10% करके हम दोनों को ऐड करते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है। मोस्ट लाइकली में जिसका परसेंटेज ज्यादा है स्ट्रेट अवे वो इनकम माना जाएगा, स्ट्रेट अवे वो इनकम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं, इससे कनेक्टेड एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाट विल द ट्रांजैक्शन प्राइस, जैसे हमने डिसाइड किया कि 1,30,000 स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन प्राइस होगा 1,30,000। नेक्स्ट वन, ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रीड करते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 1-2 X Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses। हमने 6 identical houses कंस्ट्रक्ट किया है with separate legal title including the land on which it is built। The expenditures incurred, क्या क्या हमने एक्सपेंस इनकर किए वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, यस ये ऐड करेंगे। 1 अप्रैल में ही हमने किया नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस 20 lakhs नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। तो 1 crore 80 आएगा, 20 lakhs आएगा। लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी 5 lakhs, ये भी आएगा। देखिए कौन से एक्सपेंस आते हैं। हमारा इंडेस 40 पे क्या रूल है, ये इंडेस 40 बेस्ड है, क्या रूल है, जो भी एक्सपेंस हम करेंगे टिल द टाइम द प्रॉपर्टी, जब तक तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हें मिल नहीं जाता है, जब तक टिल द टाइम इट इज रेडी फॉर यूज, जब तक हमारा प्रॉपर्टी रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता है, वो दिन तक के खर्चे हम कैपिटलाइज करेंगे। तो लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन तो कैपिटलाइज होगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू अट्रैक्ट टेनेंट्स, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये तो पीएनएल में जाएगा स्टेट, हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। फाइन। ये तो प्रॉपर्टी रेडी होने के बाद का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ओपनिंग सेरेमनी ऑब्वियसली नहीं, ये कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए जरूरी नहीं, ये तो सेल्स के लिए हम करते हैं। सेल्स इन द सेंस रेंट पे देना है तो उसके लिए मार्केटिंग करना, तो ये भी हमारे एक टाइप का मार्केटिंग हो गया या इनिशियल इनॉग्रेशन एक्सपेंस है। थ्रू आउट द ईयर 1-2 incurred 1 lakh towards डे टू डे रिपेयर, ये तो डे टू डे रिपेयर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड अदर एडमिन कॉस्ट, ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा। एक्स लिमिटेड यूजेस वन ऑफ द 6 हाउसेस फॉर ऑफिस, एक घर हम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं,
and accommodation of its few staff, or the other 5 houses are rented to various independent third parties. How estimated will account for all the above mentioned expense in the books? चलिए देखते हैं क्या क्या कॉस्ट है जो हमने टिक की है. 1 crore 80 lakhs प्लस 20 lakhs प्लस 5 lakhs. दैट्स इट. ये तीन एक्सपेंस है, दैट इज 2 crore 5 lakhs. ये टोटल कॉस्ट हुआ है, ये टोटल कॉस्ट है. और इसको हम दो में ब्रेक करेंगे. एक घर हमने ऑफिस के लिए रखा है जिसको हम बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और जिसपे इंड एस 16 अप्लाई होगा. और जो बाकी के 5 घर है, जो बाकी के 5 घर है वो हमने रेंट पे देने के लिए रखा है, जिसपे इंड एस 40 अप्लाई होगा. ओके, उस पे इंड एस 40 अप्लाई होगा. तो इसे हम डिवाइड करते हैं 1:5 के रेशियो में. तो 3416667 एंड इंटू 5 करेंगे तो 1 crore 70 lakh 83,333. दैट्स इट. ये हो चुका है. क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या है? व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट? तो इन्वेस्टमेंट, वेट, यहाँ ये मिस किया, पहले फोर्थ ले लेते हैं. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी? तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी तो 2 crore 5 lakhs था, ये जो हमने कैलकुलेट किया 2 crore 5 lakhs ये. और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसका कॉस्ट है 1 crore 70 lakh 83,333. तो ये नेक्स्ट एमसीक्यू का ये आंसर है. एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? जो ओनर ने ऑक्यूपाई किया उसका कॉस्ट था 34,16,667. तो ये वाला. दैट्स इट. आई होप ये समझ गया होगा. तो आगे के केस में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा. चलिए बाय.